आगे रखूंगा उसी बच्ची को। इंसान है ये जानवर, सजा दिला के रहूंगा, फांसी की सजा दिलाऊंगा, नंगा करके रखूंगा सबको। साहब मदद कीजिए, मेरी बेटी चली पड़ी है, वो अस्पताल में तड़प रही है, और ये जानवर उसके ससुराल वाले उन राक्षसों की भूख खा गए मेरी बच्ची को। मदद कीजिए, आप सीआईडी वाले हैं, मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। अरोड़ा साहब, हम इस केस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखिए, अनुपमा के साथ जो भी हादसा हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मगर इस केस में सीआईडी की क्या जरूरत है? अनुपमा ने पुलिस के सामने खुद बयान दिया है कि जो कुछ भी हुआ उसी की गलती से हुआ। उसने गलती से गैस खुली छोड़ दी थी, बाद में लाइटर का बटन दबा दिया, आग लगी और ये एक्सीडेंट हो गया। वो बयान झूठा था, मगर उसने वो बयान पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर्स के सामने दिया है। क्या होगा? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी बेटी ने मुझे खुद बताया है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे बांधा, वो गैस ऑन कर दी, खिड़की के दरवाजे बंद कर दिया और उसे जला दिया। देखिए, वर्मा फैमिली की सोसाइटी में बहुत इज्जत है। अनुपमा ने भी अपने बयान में उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है, इसलिए कोई भी इल्जाम लगाने से पहले आप सोच लीजिए। दर्द से तड़प रही, उसने जो मुझे बताया उसकी कोई कीमत नहीं, ये सच की कोई विसात ही नहीं है यहाँ। ऐसी बात नहीं है अरुण साहब। जब आपकी बेटी ने अपना पहला बयान दिया तब आप कहाँ थे? दिल्ली में अजीत ने, अनु के पति ने मुझे कल रात फोन किया था, तो मैं कल रात की आखिरी फ्लाइट लेकर यहाँ आ गया और सीधा अस्पताल पहुंचा अपनी अनुपमा के पास। नाजुक सी गुड़िया चली पड़ी थी, आग की लपटों में झुलसी हुई, जिंदगी और मौत के बीच दर्द से करा रही थी। उसकी आंख के आंसू सूख चुके थे सीधी साहब, उसके चारों तरफ गिद्ध बैठे हुए, माँ बाप बेटी की मौत का इंतजार कर रहे। मैं आपसे कह रहा हूं, इसी मेरी बेटी को अजीत और उसके माँ बाप ने जलाया है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। जल्दी क्या मुझे जला देता। देखिए अभी आपको से क्या अपने कानों सुनिए, आप लगता है मैं बुखला गया हूँ। आइए सुनिए अपने आप क्या कहती हूँ। देखिए रो रहे हैं मरिए। बेटा क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का। बेटा बेटा सीआईडी ऑफिसर्स आए हैं बेटा, सच्चाई जानने के लिए वो आए यहाँ। सच सच बता दे इन्हें भगवान, जो कुछ ने मुझे बताया इन्हें बता दे बेटा, यही मौका है इन जालिमों को सजा दिलाने का बेटा। हाँ बेटा बोल बेटा। अनुपमा बेटा क्या क्या बेटा
डॉक्टर प्लीज आप उसका बात प्लीज 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 नर्स इंजेक्शन ऐड करो क्या करें देखिए प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज आप बात बचा नहीं सका वैसे भी बचने की उम्मीद बहुत कम थी मैं बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता हूं मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी है आप मेरे ऑफिस में आ जाइएगा बाद में I'm sorry. अनुपमा को आपने खुद एडमिट किया था? जी हाँ कल दोपहर को कौन आया था उसके साथ? उनके पति और सास ससुर और कोई था? उनके साथ उनका पड़ोसी था शायद कोई मिस्टर पोद्दार पड़ोसी? जी उनके साथ वाले बंगले में रहता है शायद आपने जब अनुपमा को एडमिट किया था तब कितने बजे थे? यही कोई 3:30-4 बजे होंगे। कैसे हुआ? डॉक्टर साहब शायद गैस खुला छोड़ दिया था फिर जैसे ही लाइटर जलाया एकदम आग लग गई बेचारी जल गई। डॉक्टर मेरी पत्नी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब प्लीज कितना भी पैसा खर्च हो आप खर्चे की बिल्कुल परवाह नहीं कीजिए मेरी पत्नी को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर साहब। हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन देखिए आप सब हमें अपना काम करने दें प्लीज आप बाहर आइए प्लीज डॉक्टर प्लीज मुझे यही रहने दीजिए डॉक्टर बाहर नहीं रहना चाहता हूँ डॉक्टर आप प्लीज बाहर चलिए प्लीज चलिए प्लीज शरीर पूरा चल चुका है 90 to 95% सिर्फ चेहरा बच गया है। कॉटन की साड़ी के जले हुए टुकड़े शरीर पर चिपके हुए हैं। सिस्टर आईवी सलाइन शुरू करो। हुआ कैसे? दोपहर को अनुपमा किचन में चाय बनाने गई थी। घर में और कौन कौन थे? मम्मी और डैडी। और आप? मैं उस वक्त फैक्ट्री में था कि चिल्लाने की आवाज आई। उसकी चीख सुनकर मम्मी डैडी उसकी मदद को दौड़े। बहुत कोशिश की उन्होंने आग से जूझे उसे बचाने की
बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब ड्रिप देने के लिए पेशेंट की नर्स नहीं मिल रही है। मुझे यही डर था। ठीक है, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। यस। ऐसी हालत में पेशेंट का ऑपरेशन? घबराइए माता जी साहब, मामूली सा ऑपरेशन है, बस एक हल्का सा काटना है मुझे, एक नस तक पहुंचने के लिए। इसी नस के जरिए हम उसे दवाई की बोतलें चढ़ाएंगे। हर 3 घंटे के बाद 30 ml फोर्टिन का इंजेक्शन दो। मरीज को बहुत दर्द है, एक इंजेक्शन अभी दो। अभी तक अरोरा साहब के इल्जामों को साबित करने का एक भी सबूत हमें नहीं मिला है। मगर सर इस तरह के एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। अगर कोई नींद से उठ के सीधे किचन में जाके गैस जलाए तो वो शायद गैस को खुला भी छोड़ सकता है। क्या तुमने कभी गैस को खुला छोड़ा है? ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब ये है सर, अगर दूध उबल के छलक जाए तो गैस का चूल्हा बुझ जाता है और हमें पता तक नहीं चलता और गैस लीक होती रहती है। ऐसे में एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है सर। हाँ, मगर अब अनुपमा के साथ एक्सीडेंट हुआ है या उसके पिता का इल्जाम सच है? मिस्टर अरोरा के इल्जामों के बावजूद भी अनुपमा के ससुर ने उन्हें घर पे बुलाया है, लेकिन मिस्टर अरोरा ने उन्हें बहुत गालियां दी, बहुत बेइज्जत किया। अनुपमा का पहला बयान किसने लिया था? सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार सर। शैलेश कुमार। यस सर। अनुपमा के जलने की खबर तुम्हें किसने दी? डॉक्टर साठे ने दी थी सर। क्यों? वर्मा परिवार में से किसी ने भी आपको नहीं बताया था? नहीं, लेकिन मैंने वर्मा साहब के बारे में डॉक्टर साठे से पूछा था। उन्होंने बताया कि वो सब लोग दवाइयां लेने के लिए गए हुए हैं। बयान के वक्त अनुपमा किस हालत में थी? बहुत ही दर्दनाक हालत में थी सर। मैं पुलिस वाला होकर भी उसे देख नहीं पा रहा था। फोर्टविन जैसे ताकतवर इंजेक्शन का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अनुपमा, क्या आप बताएंगे कि यह कैसे हुआ सब? हाँ मेरी बच्ची, इन्हें सब कुछ बता दो। डरो नहीं बेटा, हम सब तुम्हारे पास खड़े हैं। देखो अजीत भी तुम्हारे पास खड़ा है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बचा लूंगा तुम्हें। हाँ समीर है घर पर, वो है हमारे पास है समीर। मिसेस वर्मा, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहेंगी? तो बचे थे। मम्मी डैडी अपने कमरे में सो रहे थे। मैं किचन में गई और मैंने गैस का नॉब ऑन कर दिया। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मैं लाइटर लेकर टेलीफोन उठाने भागी ताकि मम्मी डैडी की नींद खराब था।
हम लोग ने काफी देर तक बातें की। मैं किचन में गई और जैसे ही मैंने लाइटर जलाया तो चारों तरफ मैं अपने इसे इसमें किसी का कोई कसूर अनुपमा का बयान बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मगर उसके पिता का कहना है कि उसने एक दूसरा भी बयान दिया था, बिल्कुल अलग। सर, जब उसने पहला बयान दिया था वो सबके सामने दिया था, और जब उसने दूसरा बयान दिया था तब वहां मिस्टर अरोरा के अलावा और कोई था ही नहीं। सर, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि वर्मा और अरोरा में कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी। तुम ये कहना चाहती हो कि अरोरा वर्मा को फंसाने की कोशिश कर रहा है? नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है। मिस्टर अरोरा, हमें अफसोस है कि हम वर्मा के खिलाफ एक भी सबूत जुटा नहीं पाए। सच तो यह है कि आपकी बेटी पुलिस के सामने एक बयान दे भी चुकी है, और वो भी तब जब उसका आखिरी समय आ गया था। कहते हैं कि मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। सर, क्या उसे मालूम था क्या? वो बयान देने के बाद मर जाएगी? क्या? एक मिनट, क्या कहा आपने? हाँ, क्या कहा आपने? हाँ, क्या उसे मालूम था कि वो मरने वाली है? तो बेचारी सोचती होगी कि वो ठीक हो जाएगी, अपने बेटे के पास जाएगी। बदनसीब बाप हूं मैं। मैंने अपनी बेटी को 2 बार जलाया है। एक बार उस कमीने अजीत के साथ उसका ब्याह करवाया, दूसरी बार आज उसका अंतिम संस्कार। भोली थी मेरी बेटी, दूसरों की गलती अपने सर पे ले लेती थी। इतनी बार समझाने की कोशिश की, बेटा भलाई का जमाना नहीं है। जलता कोयला अगर उसके हाथ में रख दे तो कभी वो उफ नहीं करती थी। ऐसी थी मेरी बेटी। मेरी इज्जत बचाने के लिए सिर्फ जान ही दे। आप भी एक औरत हैं, आप शायद मेरा दर्द समझ सकती हैं। आपकी बहन के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो इसी तरह चुप बैठी रहे। मिस्टर अरोरा, मैं आपके दुख और जज्बात को समझती हूँ, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कानून की नजर में जज्बात की कोई अहमियत नहीं होती। कानून सबूत मांगता है, जज्बात को नहीं। और कानून आपसे ये भी पूछेगा कि आपकी बेटी ने अपने पहले बयान में झूठ क्यों बोला। करीब 18 महीने पहले अनुपमा की शादी अजीत वर्मा से हुई, और सिर्फ 1 साल के अंदर उनके बेटे समीर का जन्म हुआ। मगर इन 18 महीनों में उसने एक बार भी अपने पिता से यह नहीं कहा कि उसके ससुराल वाले उसे पैसे या दहेज के लिए तंग करते थे। लेकिन सर, मिस्टर अरोरा ने खुद ही बताया है कि वो कभी भी शिकायत नहीं करती थी। क्या तुमने वर्मा परिवार के दोस्तों या पड़ोसियों से पूछताछ की कि अनुपमा की उसके ससुराल वालों से कैसी जमती थी? सर, हर औरत की कोई ना कोई सहेली तो होती है जिसे वो सुख दुख की दिल की बात कर सके, लेकिन शादी के बाद के 18 महीनों तक, 1.5 साल तक अनुपमा की ऐसी कोई सहेली बनी ही नहीं। हो सकता है अनुपमा अकेली रहना पसंद करती हो,
शायद इसीलिए उसे अपने बेटे समीर से बहुत लगाव था। सर, मैंने ऐसे कई केसेस के बारे में सुना है जहां औरतें अपनी छोटे छोटे बच्चों के साथ घंटों बातें करती रहती हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। इसीलिए मरते दम तक उसके होठों पर एक ही नाम था, समीर। और अगर वो किसी को दिलो जान से चाहती थी तो वो था समीर। लेकिन समीर, वो तो अनुपमा के ससुराल वालों के पास था, उनके कब्जे में था। सर, अनुपमा के पिता ने बहुत ही पते की बात कही थी कि अनुपमा ने जब पहला बयान दिया था तब क्या वो जानती थी कि वो जिंदा बचेगी या नहीं? हाँ, उसने सोचा होगा कि वो जिंदा बच जाएगी, मगर उसके ससुराल वाले, वो तो उसे बार बार यही कहते थे कि वो ठीक हो जाएगी और जल्दी उनके साथ उनके घर वापस जाएगी। यानी अनुपमा, याद रख, कोई उल्टा सीधा बयान मत दे देना, क्योंकि अगर ठीक हो जाएगी तो हमारे साथ ही घर वापस आएगी। अब तस्वीर कुछ साफ साफ हो रही है। सर, अनुपमा को जो इंजेक्शंस दिए गए थे, फोर्टविन, यस सर, उसमें से सिर्फ पहला इंजेक्शन हॉस्पिटल के स्टॉक में से था, बाकी के सारे इंजेक्शन उसके ससुराल वाले बाहर से लाए थे। बचे हुए इंजेक्शन डॉक्टर शाह के पास जांच के लिए भिजवा दो। ये केस थोड़ा पेचीदा है, बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए आपकी सलाह चाहिए। वो सब इंजेक्शंस मैंने लैब में चेक किए थे, वो सब ठीक ठाक थे। लेकिन डॉक्टर साहब, अनुपमा को फोर्टविन का इंजेक्शन क्यों दिया गया? ये नींद की बहुत बढ़िया दवाई है, मरीज को किसी बात का एहसास नहीं रहता और भयंकर दर्द से भी ये छुटकारा दिलाती है और मरीज सो जाता है। कैसे? इसका असर सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। डॉक्टर साहब, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अनुपमा ने जब अपना पहला बयान दिया था तब उस पर फोर्टविन का असर था? मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये बात बहुत ही सीरियस है। मेरा मतलब ये कि अनुपमा ने जो पहला बयान दिया है वो गलत साबित हो सकता है। देखो, तुम शुरू से ही बहुत उतावली हो आशा, जरा ध्यान से सोचो। इंसान को झूठ बोलने के लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है और सच खुद ब खुद निकल पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, मेरी एक सलाह मानो, पहले आप जाकर चेक करो कि जब अनुपमा ने अपने पिता के सामने मरने से पहले बयान दिया था तो उस समय उसे कौन सा इंजेक्शन दिया जा रहा था, मतलब वो फोर्टविन थी या नहीं। तब तक हमने फोर्टविन के इंजेक्शन देना बंद कर दिए थे। बंद कर दिए थे? क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इंफेक्शन इतना फैल गया था कि उसका पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो चुका था। अनुपमा ने कॉटन की साड़ी और ब्लाउज पहने थे। यस सर। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि कॉटन की साड़ी को पूरी तरह से जलने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। और सर, अनुपमा के पड़ोसी मिस्टर पोद्दार के अनुसार ठीक 2 बजे उन्होंने अनुपमा की सास कंचन वर्मा की चीखें सुनी और जब वो भागा भागा उनके बंगले पर पहुंचा तब उसने वहां देखा कि अनुपमा फर्श पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े बुरी तरह से जल चुके थे और उन पर पानी भी फेंका जा चुका था। यानी अनुपमा को जले हुए 20 मिनट हो चुके थे। इतनी देर में उसे बचाने के लिए उसके सास ससुर ने क्या किया होगा? किया भी कहां खड़ी? शायद गैस के पास खड़ी होगी और शायद गैस का बटन खुला होगा। जैसे ही उसने लाइटर जलाया बस एक जोरदार धमाका हुआ और धमाका हुआ? जी, धमाका हुआ तो यहाँ कुछ तो निशान होने चाहिए। कुछ भी नहीं दिखाई दे। आप लोग अंदर कहां से आए? यहां से। तब जैसी अनुपम की चीजें सुनी हम लोग फौरन किचन की तरफ भागे, लेकिन साहब ये सब इतना जल्दी हो गया, वो बेचारी किचन से निकल ही नहीं पाई और यहाँ ढेर हो गई।
आपने कुछ तो किया होगा उसको बचाने के लिए। जी किया ना, मैं फौरन पानी की तरफ भागा और यूं यूं ये नल खोल दिया और इस तरह पानी भर भर कर मैं उसके ऊपर धड़ाधड़ डालता रहा। किससे? इस ग्लास से। जी यूं। ये पानी यहाँ किस लिए है? जी इस एरिया में थोड़ी पानी की प्रॉब्लम है, इसलिए हम हमेशा ये ड्रम भर कर रखते हैं। फिर आपने ये पानी इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जी वो मैंने आपको बताया ना, हम लोग इतना घबरा गए थे, इतना डर गए थे कि कुछ सूझा ही नहीं। गैस की टंकी ये क्यों नहीं फटी? उस वक्त आप कहाँ थी? मैं उसके बाद पानी डाल रही थी। वो डरकर इधर भागती थी, कभी वहां से यहाँ भागती थी, कभी वहां भागती थी, कभी यहाँ जाती थी और मैं उसके बाद पानी डालती ही जा रही थी। पानी का तो जैसे यहाँ पर तालाब ही बन गया था। यहाँ इस कमरे में? लेकिन मिस्टर वर्मा ने कुछ देर पहले हमें बताया कि अनुपमा किचन में ही गिर गई थी, बाहर आ ही नहीं सकी। उन्होंने ऐसा कहा, असल में उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा है। वो अनुपमा के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल सके हैं, इसलिए क्या कह रहे खुद भी नहीं समझ पाते। असल में मैं ही और उसके पीछे पानी लेकर दौड़ रही थी, कभी किचन में, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ। हाँ यही तो थी वो। यहाँ? क्या ये वही साड़ी है जो अनुपमा ने उस दिन पहनी थी? हाँ हाँ। प्रोडक्ट्स के लिए बाहर ले जाओ। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी प्लीज? आइए मैडम। निशान कैसा है? सर ऐसा निशान तो बाहर की दीवार पर भी मिला है। और ये साड़ी का टुकड़ा ये भी यहां मिला था। ऐसा हो सकता है कि अनुपमा यहां छुप गई होगी और जब बाहर निकल रही होगी या अगर उसे खींचा गया होगा तो उसकी साड़ी यहां अटक गई। और सर हो सकता है इस पर केरोसिन भी फेंका गया हो। सर एक बात और है, आग लगने के बाद अनुपमा अगर इस कमरे में आई होती तो यहाँ पर जलने के कुछ तो निशान मिलने चाहिए। ये फर्नीचर या कालीन कुछ तो जरूर जल गया होता। हाँ यहाँ तो कुछ नहीं है। तो एक बात है, अगर वो इस कमरे में आई होती तो यहां से आई होती, कमरे में कैसे खून का निशान?
इसे नापो। पाँच फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच। अनुपमा की हाइट क्या है? 5 फुट 4 इंच सर। अच्छा, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। बी रेडी? रेडी सर। हाथ दो। 1 2 3। नहीं पता था। तुम्हारी हाइट क्या है? 5 फुट 4 इंच सर। 5 फुट 4 इंच। याद है अनुपमा के माथे पे एक जख्म था, यहीं से आया है। इसका मतलब है इस कमरे में उस पर केरोसिन फेंका गया और फिर उसे घसीटते हुए यहां से ले जाया गया। साहब, मेरी नौकरी ऐसी कि मैं हर रोज यहाँ शाम 5 बजे आता हूँ और घर का कामकाज करता हूँ। और कल भी आया था, लेकिन देखा यहाँ कोई नहीं है। तब मैंने पोदार जी के नौकर से पूछा तो उसने बताया छोटी मैम साहब जल गई, सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। तो तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं वापस चला गया, फिर रात 8 बजे आया। तो तुमने घर की सफाई नहीं की? नहीं साहब, जब मैं वापस आया तब तक तो बड़ी मालकिन ने सब कुछ साफ कर दिया था। हाँ, पर यहाँ थोड़ा तो पानी होना चाहिए था। नहीं साहब, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, सब साफ था। सर 2 बज रहे। जब अनुपमा को आग लगी तब 2 ही बजे थे ना, है ना? जी। और आपने इसी नल में से पानी फेंका था? हाँ, लेकिन उस दिन पानी आ रहा था, आज ये केरोसिन आपके किस काम आता है? ये तो सबको रखना पड़ता है ना, कभी गैस चली जाती है तो जरूरत पड़ती है। मिसेस वर्मा, हमने आपका कार्ड चेक किया है। आपके पास तो 2 सिलेंडर्स हैं, एक यहाँ और दूसरा स्टोर रूम में। फिर आपको केरोसिन की क्यों जरूरत पड़ती है? ये तो खाली है, इसमें तो केरोसिन है ही नहीं। वही तो, क्योंकि केरोसिन इस्तेमाल किया गया है। वैसे आपने केरोसिन कहाँ इस्तेमाल किया? मुझे तो कुछ याद नहीं। आपको याद नहीं या आप याद करना नहीं चाहते? जरा कुछ देना। रस्सी के जले हुए टुकड़े, ये यहाँ कैसे? ये रस्सी कैसे जली? ये मुझे नहीं मालूम। ताज्जुब है, आपके किचन में हमें रस्सी के जले हुए टुकड़े मिलते हैं और आपको मालूम है? आप कहाँ थे जब अनुपमा को आग लगी? जी, मैं अपनी फैक्ट्री में था, मुझे वहां पर फोन आ गया था। फैक्ट्री पास में ही है? जी हाँ, बिल्कुल यहीं। आप लोगों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा मिस्टर वर्मा? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आप सच भी तो नहीं बोल रहे हैं? आप तो अनुपमा के पिता की तरह बात कर रहे हैं। क्योंकि हम सच को नजरअंदाज नहीं कर सकते मिसेस वर्मा।
मिस्टर वर्मा, आपने कहा कि अनुपमा की साड़ी जल गई और थोड़ी देर में वो जमीन पर गिर पड़ी। और मिसेस वर्मा, आपने बताया था कि अनुपमा इस कमरे में आई थी और आप उस पर लगातार पानी डाल रही थी और कमरे में पानी ही पानी था। जबकि आपके नौकर बालू का कहना है कि कमरे में पानी का नामो निशान नहीं था, कमरा सूखा और साफ था। हाँ, मैंने कमरा सुखाकर साफ कर दिया था। और उस दिन तो नल में पानी ही नहीं आया था। क्या आपको ये ध्यान नहीं आया कि कंबल या किसी गीले कपड़े से आग जल्दी बुझती? सर, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, ये लोग बिल्कुल बौखला गए होंगे, या फिर कंबल लाने के लिए टाइम ही न मिला हो। नामुमकिन, क्योंकि अनुपमा ने कॉटन की साड़ी पहनी थी और कॉटन की साड़ी को जलने के लिए कम से कम 20 मिनट लगते हैं। हो सकता है कि अनुपमा शॉक लगने की वजह से चिल्लाई ना हो, लेकिन आपके लिए 20 मिनट का समय काफी था अपनी बहू को बचाने के लिए, अगर आप चाहते तो। देखिए, अब भी वक्त है, सच सच बताइए आपने क्या किया। अनुपमा ने अपना बयान हॉस्पिटल में दे दिया है, वो झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि आप लोग उसके सर पर खड़े बार बार यही दोहराते रहे कि अगर तुम ठीक हो जाओगी तो हमारे ही घर वापस आओगी। दरअसल ये दिलासा एक धमकी था कि अनुपमा याद रहे, कुछ उल्टा सीधा बताया तो घर आकर तेरी खैर नहीं। अजीत, सच सच बताओ क्या हुआ था। मैं तो उस वक्त फैक्ट्री में था। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। अजीत, आपने अपनी बीवी को खुद जलाया, उसके बाद आप फैक्ट्री चले गए। आपके फैक्ट्री जाने के बाद आपकी माँ ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आप अपने बेटे समीर को अपनी आंटी के पास पहले ही भेज चुके थे। तुम्हारा रास्ता साफ था। तुमने अनुपमा को रस्सी से बांधा, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और वो बेचारी बेबस थी, फिर भी वो लड़ी। उसने भागने की कोशिश की, तुमने उस पर मिट्टी का तेल फेंका और उसको घसीटते हुए किचन में ले गए। तुम्हारी तैयारी पूरी थी मिस्टर अजीत। वो खास नोजल भी तैयार था जो तुमने 2 दिन पहले खरीदा था, वो नोजल जो गैस के ट्यूब में फिट होता था। तुमने गैस से ट्यूब निकाल ली, उसमें नोजल लगाई और गैस खोल दिया। तुम्हारी बीवी गिड़गिड़ाती रही लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। नोजल से लपक कर आग की एक भयंकर लपट निकली और अजीत, तुमने बड़ी बेदर्दी से अपनी बीवी को जिंदा जला दिया। मैं कहता रह गया, मुझसे मत करो ये सब, मत चला, अनुपमा को मत करवाओ मुझसे। लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। तुमको तो पैसे की भूख थी, अब मिट गई तुम्हारी भूख, ठंडा हो गया कलेजा, खुश हो गई तुम। क्या बक रहा है तुम मुझे क्यों दोष दे रहे? इसलिए क्योंकि अनुपमा पर केरोसिन फेंका तुमने, गैस को लाइटर से जलाया तुमने। अब सच सच बताओ क्या हुआ था। अनुपमा से मेरी शादी के बाद हमें बिजनेस में बहुत नुकसान हुए। पहले तो हमें बाजार से पैसा मिलता रहा, लेकिन जल्दी ही हमारी हालत खराब ही होती गई। और फिर एक दिन मेरे लिए एक करोड़पति की बेटी का रिश्ता आया। लड़की को अर्धांग था, दोनों पैरों से बेकार थी, चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन बहुत अमीर थी। उसका बाप हमारी बिजनेस में 15-20 करोड़ रुपए तो यूं ही लगा सकता था। मेरी मम्मी ललचा गई और कहने लगी, अनुपमा से मेरी शादी को खत्म करना ही होगा। समझ में नहीं आ रहा था अनुपमा का क्या करें। फिर हमने उसे जलाने का प्लान बनाया। उस दिन मैं फैक्ट्री से दोपहर 12:30 बजे लौटा। सब तैयारी हो चुकी थी। 2 दिन पहले ही मैं गैस की ट्यूब में लगाने के लिए नोजल ले आया था। हम इंसान नहीं, हम राक्षस हैं, हैवान नहीं, जानवर है, हम इंसान नहीं है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।